Hello students, welcome to the third video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. तो आज हम बात कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस की। जो सारे टॉपिक हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तीनों पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, so the first question for today is a ray of light traveling in air enters obliquely into water। मीन्स एक रे ऑफ लाइट एयर से ट्रैवल होता हुआ वो वाटर पे फॉल हो रहा है, मतलब एयर से वाटर पे जा रहा है एक रे ऑफ लाइट, और वो ऑब्लिकली फॉल हो रहा है। मीन्स नॉट परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, वो ऑब्लिकली फॉल हो रहा है। ठीक है, वाटर पे। डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या फिर नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो आई हैव सेड यू, आई हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, और वहाँ मैंने ये डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन के मैंने दो प्रॉपर्टी बताए थे एक्चुअली रिफ्रैक्शन के। रेयर टू डेंसर मीडियम अगर लाइट रे ट्रैवल करता है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर मीडियम अगर लाइट रे ट्रैवल करता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एयर हो गया अपना रेयरर मीडियम और वाटर कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर इज लिक्विड, वाटर के पार्टिकल थोड़े डेंसली पैक्ड रहता है कंपेयर टू एयर। एयर का तो बहुत ही लूजली पैक्ड रहता है, इसलिए रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। तो इसको जाना चाहिए था स्टूडेंट्स ऐसे सीधा, ये लाइन इंसिडेंट जैसे जा रहा है इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हो गया, बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। दिस इज आर नॉर्मल, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है। ठीक है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है। सेम इसी टाइप का कुछ एयर है और यहाँ पे ग्लास है, समझ लो इसी टाइप का कोई एक फिगर बनेगा। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.50, ऐसा बता दिया गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा ग्लास में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अपने को निकालना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको बता दिया गया है। स्टूडेंट्स ये नंबर याद रखना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैंने बताया था, यही है सी की वैल्यू। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों ही यही रहता है। तो चलो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे दिया गया है ना, कि ग्लास से एयर तक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपने को बता दिया गया है, दैट इज 1.50। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी या फिर वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम के हिसाब से दिया गया है, तो अपने को ये भी बता दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम लोगों को ये फॉर्मूला तो पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। और यहाँ पे वो कौन सी मीडियम है, यहाँ पे है अपना मीडियम ग्लास। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू, मतलब ये वाला को अब अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई c होगा। तो रिफ्रैक्टिव v इज इक्वल्स टू, अगर हम v को इधर भेजेंगे तो c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्टूडेंट्स, c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c का वैल्यू को अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 10⁸ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.50। अगर कैलकुलेट करोगे तो गेट द आंसर एज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब अपना थर्ड क्वेश्चन का। चलो तो स्टूडेंट्स अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दो छोटे छोटे पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या है कि द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू पास द लाइट फ्रॉम इट। मीन्स कोई भी ऐसा मटेरियल के पास अगर ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से लाइट को पास करवा सकता है, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का भी कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो क्या बताया गया, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम is directly related with the refractive index of that medium।
मीन्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। कौन दोनों? ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी then the amount of refractive index will also increase and vice versa. If you decrease the amount of optical density then the amount of refractive index will also decrease. कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला पॉइंट क्या जानना है? लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट इन अ मीडियम हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स अब हम दो पॉइंट जान लिए। पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया कि लाइट का स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के तरफ। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। और 2.42 क्यों दिया गया भाई? 2.42 लीटर है क्या कि किलोमीटर है? नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, इट्स डायमेंशनलेस। इसका कुछ भी यूनिट नहीं रहता, कुछ भी डायमेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पे इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बता दिया गया एक पर्टिकुलर सा कांस्टेंट क्वांटिटी दैट इज 2.42 होता है डायमंड के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई? आप बता तो दिए हो कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, तो बता देते हैं कि हम लोग क्या मतलब है। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी पर्टिकुलर मीडियम, और यहाँ पे अपना मीडियम है डायमंड। यू कैन राइट है डायमंड ऑल्सो, यू कैन राइट है डी ऑल्सो। मैंने मीडियम से डिनोट किया, NM लिखा है। that is equals to speed of light in air by speed of light in any particular medium, means speed of light in medium, और यहाँ पे आप उसको डायमंड से भी डिनोट कर सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू C/V। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था इन लास्ट क्लास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अपने को क्या बता दिया गया है? 2.42। तो लिख दो अपने यहाँ पे 2.42 दैट इज इक्वल्स टू C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बाई V, और V का वैल्यू अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरह से 3 × 10⁸ बाई 2.42। अब इसका मतलब क्या है भाई? आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू रहेगा आप उसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो तो यहाँ से हम लोग को एक्चुअली पूछा गया है कि मीनिंग क्या है। आंसर नहीं पूछा है भाई आपसे कि स्पीड क्या है, ये नहीं पूछा गया। आपको पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको कुछ लॉजिकल वे में आंसर देना होगा, और अपना आंसर कुछ इस तरीके से होगा। This suggests that the speed of light in diamond will reduce by a factor of 2.42. Means जितना स्पीड एयर का है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, लाइट का स्पीड जितना ज़्यादा एयर में है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे 2.42 टाइम्स वो कम हो जाएगा। ठीक है, बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 वो कम हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस, है ना, रिड्यूस हो रहा है ना, डिनोमिनेटर में लिखा गया है बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42। अब आ जाते हैं अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ तक हमने जो कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ऑल दोज वेर NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन, अभी एडिशनल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 40 डिग्री। जान लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपको दिया गया है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल को फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे और मिरर फॉर्म कर रहा है कितना एंगल? 40 डिग्री। इंसिडेंट रे और मिरर फॉर्म कर रहा है, नॉट इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और मिरर फॉर्म कर रहा है 40 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर। अगर आप इंसिडेंस का मेजर निकालोगे तो वो रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हम लोगों को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों निकल जाएगा। और क्या पूछा गया? व्हाट इज द टोटल एंगल विच थ्रू विच लाइट रे टर्न्स, मीन्स लाइट रे टोटल एंगल कितना बना रहा है, मीन्स आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे इसकी फिगर, और इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल हमें बताया गया है 40 डिग्री। तो चलो अब बना लिया जाए इसका फिगर।
तो फिगर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है मिरर और इंसिडेंट रे, दिस इज आर इंसिडेंट रे, मिरर और दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज मिरर। तो मिरर के और इंसिडेंट रे ये दोनों कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा था, दिस वॉज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन गया। क्वेश्चन में बस इतना दिया गया था, हमें क्या निकालना था, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था और टोटल कितना डेविएशन हो रहा है ये निकालना था। तो ठीक है चलो, हमें पता है ना नॉर्मल कितना डिग्री बनाता है भाई, नॉर्मल तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये अगर टोटल 90 डिग्री है, ये अपना 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 40, यानी कि आपको ये एंगल इजीली मिल जाएगा कितना 50 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ हमें मिल गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि बोथ आर ऑलवेज इक्वल। तो निकाल लिया अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। और अभी हमें क्या निकालना था, टोटल कितने का डेविएशन हो रहा है, 50 प्लस 50 यानी कि 100 का डेविएशन हो रहा है टोटल। इज इट क्लियर? सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मटेरियल मीडियम एक्स एंड वाई, मीन्स दो मीडियम है x और y जो दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 और y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ द टू द लाइट वुड ट्रैवल फास्टर, इन दोनों में से लाइट किस में ज़्यादा जल्दी पास करेगा, ज़्यादा फास्ट किस में पास करेगा। तो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया कि लाइट का स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे लाइट क्या होगा, उतना ही फास्ट ट्रैवल करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम लाइट उतना फास्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा लाइट उतना स्लो पास करेगा। तो यहाँ पे मान लो 1.3 अपने को क्या बताया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x, और ये कम है तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैवल करेगा। तो इन मीडियम x बिकॉज ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट विल ट्रैवल फास्टर। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की और, विथ व्हाट पॉसिबल फेनोमेना कैन हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, मींस लाइट अगर किसी भी एक सरफेस पे आकर के फॉल होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है यार, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं कि लाइट अगर आकर के किसी भी सरफेस पे फॉल हुआ तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या सिचुएशंस हमें फेस करना पड़ सकता है, हमें नहीं लाइट को क्या क्या सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। पहला, लाइट में रिफ्लेक्ट बैक, लाइट में गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या होता है, लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है थोड़ा बहुत। लाइट अगर ओपेक सरफेस अगर है, अगर ओपेक सरफेस है इस कॉपी की तरह, तो लाइट यहाँ पे आके फॉल होगा, लाइट ऐसे फॉल होगा और क्या हो जाएगा, वो ऐसे रिटर्न बैक होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्रैक्शन यानी कि मानो ये ग्लास का बना हुआ था ये कॉपी, तो ऐसे अगर लाइट यहाँ पे आके फॉल होगा तो इसके अंदर भी इंटर कर पाएगा, बेंड कर लेगा अपना पाथ और इंटर करेगा, दैट इज रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। या फिर थोड़ा बहुत लाइट रे क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी एब्जॉर्व भी हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वो जो भी मीडियम रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो चलो अब जान लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, मीन्स एक ग्लास टम्बलर में जब हम पेंसिल को डिप करते हैं, अपीयर्स टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। वो ग्लास टम्बलर में जब भी पेंसिल को हम लोग एंटर करते हैं ग्लास, उसमें अगर वाटर फिल्ड है तो वो क्या होता है, हमें ऐसा दिखता है एज इफ कि वाटर और एयर के साथ जितना इंटरफेस है, मतलब जैसे ही वाटर वाले लेयर के अंदर जाता है तो ऐसा दिखता है कि पेंसिल क्या हो गया, बेंड हो गया है हल्का सा, ऐसा हमें दिखता है, ठीक है। विल द पेंसिल अपियर टू बेंड टू द सेम एक्सटेंट, हम क्या वो पेंसिल सेम एक्सटेंट तक बेंड होगा इफ इंसर्टेड ऑफ वाटर, अगर हम लोग सॉरी इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टार्पेंटाइन, ठीक है। मीन्स अगर आप वाटर में, आप अभी यहाँ पे क्या बताया गया सिचुएशन में, हम वाटर में डिप कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये बताया गया आपसे, ये पूछा गया है कि अगर हम वाटर को रिप्लेस करके अगर हम सेम कंटेनर में अगर हम केरोसिन या फिर टार्पेंटाइन ऑयल अगर हम डालते हैं तो क्या पेंसिल क्या सेम बेंड होगा कि ज़्यादा बेंड होगा या फिर कम बेंड होगा, क्या होगा। सपोर्ट योर आंसर विथ रीज़न।
अच्छा, तो पहले तो ये हम मुझे बता दो कि यहाँ पे जो बेंड हो रहा है पेंसिल, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, पेंसिल भाई बेंड हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई हैव टोल्ड यू नो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो वो बेंड हो जाता है। मैंने वो पेंसिल वाले एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस किया था इन लास्ट क्लास, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंसिल इसीलिए बेंड हो रहा है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि केरोसिन और टर्पेंटाइन में भी अगर आप डिप करते हो इंस्टेड ऑफ वाटर, तो क्या सेम एक्सटेंट तक बेंड होगा कि और भी ज़्यादा बेंड होगा कि और कम बेंड होगा? ठीक है, तो ये समझ लो स्टूडेंट्स कि वाटर का जो डेंसिटी है उससे तो ज़्यादा डेंसिटी होता है ना अपना ऑयल का, केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन ऑयल का वाटर और या फिर एयर से तो ज़्यादा डेंसिटी है ना। तो अगर आप डिप करोगे केरोसिन या फिर टर्पेंटाइल में तो क्या होगा, और ज़्यादा, क्योंकि बीम ऑफ लाइट क्या होगा, वो और ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बेंड होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट। क्या बताया गया, देखो, नो बेंडिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। अलग अलग लिक्विड में बेंडिंग अलग होता है। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब जो अभी हम बता रहे थे, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो बेंड होगा। जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेंड होता हुआ आपको दिखेगा। तो वाटर से केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन ऑयल का डेंसिटी ज़्यादा है, एंड डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है, किसका, केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन ऑयल का। और इन इन दोनों का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइट रे को भी ज़्यादा बेंड करते हुए हम लोग को दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस समथिंग मोर। I'll provide you the PDF format of all these questions. I'll also provide you many more questions, many more numericals are there to discuss students. Please check my description box of this particular video, or you can access to other videos also, and do subscribe, like my channel. Thank you.